हेलो स्टूडेंट्स और सब बढ़िया। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग अपने घर परिवार में बढ़िया हो। अच्छा देखो, मैंने चैप्टर 6 में आपको लास्ट टॉपिक कराया था कि प्रक्षेप्य गति क्या है तथा प्रक्षेप्य का पथ परवलयकार होता है। अब ये क्वेश्चन जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो है हो सकता है किसी बच्चे को समझ में ना आया हो, तो उसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि भाई वहां से आपने जो है लिख तो लिया होगा। अब देखो यहाँ वीडियो के माध्यम से उसे समझ भी लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन आ जाता है भाई इसमें कि प्रक्षेप्य गति क्या है, कि प्रक्षेप्य गति कहते किसे हैं। तो पहले परिभाषा समझ लो प्रक्षेप्य गति की कि प्रक्षेप्य गति क्या है। कि प्रक्षेप्य गति में क्या है भाई कि जब किसी पिंड को एक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा से किसी भिन्न दिशा में फेंका जाता है तो वह गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर तल में वक्रीय पथ पर गति करता है। इसी गति को हम क्या कह देते हैं? प्रक्षेप्य गति कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए कि भाई प्रक्षेप्य गति क्या है। कि भाई प्रक्षेप्य गति में कहा जाता है कि भाई किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर दिशा से किसी भिन्न दिशा में एक वेग से फेंका जाता है या किसी वेग से फेंका जाता है तो वह गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्रीय पथ पर गति करता है। इसी गति को हम क्या कह देते हैं? प्रक्षेप्य गति कहते हैं। अच्छा देखो जरा, मैं परिभाषा लिख भी देता हूं कि भाई यहां पे आ जाएगा प्रक्षेप्य गति। अब प्रक्षेप्य गति क्या है? प्रक्षेप्य गति को समझ लीजिए कि भाई जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर दिशा से किसी भिन्न दिशा में किसी वेग से फेंका जाता है तो वह गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्रीय पथ पर गति करता है। इसी गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। देखो परिभाषा तो हमारी इससे दो की दोबारा सुन लीजिए कि जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर दिशा से किसी भिन्न दिशा में किसी वेग से फेंका जाता है तो वह गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्रीय पथ पर गति करता है। इसी गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। ठीक है, अब देखो प्रक्षेप्य गति तो आपकी सिद्ध हो गई। अब इसके बाद में आ जाता है प्रक्षेप्य का पथ। क्वेश्चन है आपका कि भाई इसी में प्रक्षेप्य का पथ।
अब प्रक्षेप्य के पथ में सबसे पहले तो भाई आपको जो है इसके लिए चित्र बनाना होगा। देखो किस प्रकार से कि भाई ये हो गया हमारा एक्स एक्स इधर की ओर, ऊपर की ओर हो गया ऊर्ध्वाधर में, ये आ गई हमारी वाई एक्स। अब यहां पे जो है हमने क्या करा, किसी पिंड को, ये मूल बिंदु मान लीजिए ओ, किसी वेग से इस प्रकार ऊर्ध्वाधर से किसी भिन्न दिशा में कोई कोण बनाते हुए, मान लीजिए थीटा कोण बनाते हुए फेंका जा रहा है, और इसका जो प्रारंभिक वेग है वो कितना है, यू। तो इधर इसका ऊर्ध्वाधर वेग कितना होगा भी, वाई के बराबर आ जाएगा, और क्षैतिज में इसका जो हो जाएगा ये यू वाई हो गया, इधर हो जाएगा यू एक्स। अब कुछ समय बाद ये पिंड मान लिया जाए यहाँ पे आ जाता है। अब जब यहाँ पे आया तो इसका वेग चेंज होगा, जब ऊपर को चल रहा है तो वेग हो गया इसका बी, तो इधर को वेग हो जाएगा बी एक्स, और ऊर्ध्वाधर में वेग हो गया इसका बी वाई। यहाँ पे इसका उच्चतम बिंदु है P, और इस उच्चतम बिंदु की इस क्षैतिज से जो ऊंचाई होगी वो h होगी। इस उच्चतम बिंदु पर केवल वेग हमारा कार्य करेगा vx। किसी समय पिंड आ जाते हैं यहाँ पर, अब इसका जो वेग है वो तो v है, इधर को देखें तो vx, ऊर्ध्वाधर में हो गया इसका vy। अब जब ऐसे करके ये पिंड जा रहा है तो इसका जो वेग होगा वो देखो इधर की ओर, ये तो वेग v हो गया, इधर को देखेंगे तो इधर आ जाएगा vx, और ऊर्ध्वाधर में इस पे जो है बिल्कुल यहाँ पे ये हो गया इसका वेग v1। यहां से लेके ये वाला पॉइंट मान लीजिए ये q है, तो O से लेके q तक की जो क्षैतिज परास होगी इसकी वो कहलाएगी ये r। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो भाई इसकी थोड़ी सी थ्योरी भी लिख लो। थोड़ी में क्या लिखना है भाई, मान लो कि माना किसी तोप द्वारा एक पिंड क्षैतिज से थीटा कोण पर u वेग से, इधर लिख लेंगे कोण पर प्रारंभिक वेग u से फेंका जाता है, फेंका जाता है। इसका प्रक्षेपण बिंदु जहां से यो फेंका जा रहा है, प्रक्षेपण बिंदु O है, तथा क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रेखाएं क्रम से OX व OY। ठीक है, आगे लिख लेंगे। देखो प्रारंभिक वेग u को दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है, किया जा सकता है। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई होगी, दोबारा सुन लीजिए कि प्रक्षेपक पथ में क्या करना है। प्रक्षेपक पथ में हो जाएगा कि मानो किसी तोप द्वारा एक पिंड को क्षैतिज से थीटा कोण पर प्रारंभिक वेग u से फेंका जाता है। इसका प्रक्षेपण बिंदु हो तथा क्षैतिज में ऊर्ध्वाधर रेखाएं क्रम से OX व क्या है भाई हमारी OY। क्षैतिज रेखा कितनी हो गई, इधर को मान लीजिए हमारा x है, OX हो गया, ऊर्ध्वाधर में कितना ये y है, तो ये हो जाएगा OY। ठीक है, अब प्रारंभिक u को दो घटकों में हम क्या कर सकते हैं, वियोजित कर सकते हैं। जब दो घटकों में वियोजित कर रहे हैं तो देख लो जरा भी थोड़ा सा आगे कि भाई यहां पे जो है इसका आगे वाला पार्ट देखिए। आगे वाले पार्ट में क्या है
कि भाई इसे दो घटकों में वियोजित किया हमने, तो पहले आएगा इसका क्षैतिज घटक, तो क्षैतिज घटक हो जाएगा इसका ux, और ux बराबर हो जाएगा u cos थीटा के। उसके बाद में तथा ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक होगा uy, और ये आ जाएगा u sin थीटा के बराबर। अब देखो कंडीशन क्या है, कोई भी पिंड जब क्षैतिज में चल रहा है तो उसके क्षैतिज घटक का पिंड की गति पे कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, लेकिन अगर जो है ऊर्ध्वाधर में चल रहा है तो वही वहां पे जो है उसका जो ऊर्ध्वाधर घटक है u sin थीटा, उससे प्रभाव पड़ना है। तो यहां पे लिख लेंगे भाई क्षैतिज घटक u cos थीटा पर गुरुत्वीय त्वरण g का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु ऊर्ध्वाधर घटक u sin थीटा लगातार बदलता जाता है। देखो समझ लीजिए कि भाई u sin थीटा जो है इसका ऊर्ध्वाधर घटक है, u ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो गया, uy तो हो गया, तो भाई इसका जो ऊर्ध्वाधर वेग होगा वो क्या हो रहा है, लगातार बदलता जा रहा है, और इसका क्षैतिज वेग क्या है ux, वो किसके बराबर है, u cos थीटा के, तो उस पे जो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अब जब नहीं पड़ रहा है तो देखो मान लीजिए कि यहाँ पे माना लिख लो कि माना प्रक्षेपण प्रक्षेपित लिखो, प्रक्षेपित किए जाने के स्मॉल टी समय बाद पिंड का क्षैतिज विस्थापन या क्षैतिज में विस्थापन। अब क्षैतिज में जब विस्थापन अगर हम देख रहे हैं तो क्षैतिज में भाई हमारे पास आएगा x, और x बराबर हो जाएगा क्षैतिज वेग गुणा समय। अब x बराबर हो गया क्षैतिज वेग हो जाएगा u cos थीटा, और समय कितना आ गया भाई हमारे पास t। अब देखो नीचे वाले को हम साफ कर लेते हैं भाई सब। अब यहां से अगर हम t की वैल्यू निकालें तो t बराबर हो जाएगा x अपॉन u cos थीटा, समीकरण मान लो a। अब क्या कर लेंगे, अब लिखेंगे ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन। अब जब ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन निकालना है तो भाई हम सूत्र यूज कर लें, कौन सा, h बराबर ut माइनस 1/2 gt स्क्वायर से। अब जब h है ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन कितना ले रखा है हमने, y ले रखा है, तो यहाँ पे आ गया y बराबर, अब u की जगह आएगा uy इंटू टी माइनस 1/2 और g t का स्क्वायर। तो y बराबर uy की जगह रखो u sin थीटा, t की जगह t का मान रख दो x अपॉन u cos थीटा माइनस 1/2 g,
और टी का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा भाई एक्स का स्क्वायर बटे यू स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसे देखो थोड़ा सा और आगे बढ़ा लीजिए, देखो कितना आ जाएगा। हमारे पास आ गया, यू से काट लीजिए यू, तो y बराबर हो गया साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा इंटू आ जाएगा x माइनस 1/2 और हो गया g अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू में कर लो भाई एक्स स्क्वायर। अब देखो भाई यहाँ पे समीकरण ये बाई मतलब पूरी की पूरी जो समीकरण दिखा रखी है, ये बाई में तो एक घात है और एक्स में क्या है 2 घात है, तो यहां से सिद्ध हो जाएगा कि भाई यह है समीकरण एक्स में द्विघात, एक्स में द्विघात तथा y में एक घात है, आते हैं यह है एक परवलय को प्रदर्शित करती है। तब यह स्पष्ट है, लो स्पष्ट है कि प्रक्षेप्य का पथ परवलय परवलयाकार होता है। लो जी भाई, आपका फार्मूला जो है सिद्ध हो गया कि भाई प्रक्षेप्य गति क्या है और प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। अब इसके अंतर्गत भी इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। कौन कौन सी? 3 चीजें आती है भाई। एक तो आ जाती है प्रक्षेप्य की ऊंचाई, प्रक्षेप्य की परास और प्रक्षेप्य का उड्डयन काल। तो सबसे पहले भाई हम देखना चाहेंगे कि प्रक्षेप्य का उड्डयन काल। अब प्रक्षेप्य का उड्डयन काल के लिए देख लो जरा कि भाई प्रक्षेप्य का उड्डयन काल क्या होगा कि जितने समय में पिंड उच्चतम बिंदु तक पहुंचकर अपने प्रक्षेपण बिंदु से उच्चतम बिंदु से पहुंचकर उस समतल में आता है, मतलब समतल तक आता है, वो क्या कहलाएगा? उसका उड्डयन काल कहलाएगा। देखो नंबर 1 आ जाता है भाई। नंबर 1 है उड्डयन काल। अब उड्डयन काल में देखो क्या हो जाता है। अब उड्डयन काल में आ जाता है हमारे पास कि भाई जितने समय में या वह मतलब पिंड का वह समय जिसमें देखो किसी समय में पिंड किसी समय में पिंड क्या कर रहा है? समतल के प्रक्षेपण बिंदु से पिंड समतल के प्रक्षेपण बिंदु से उच्चतम बिंदु तक पहुंचकर समतल पर टकराता है, वह पिंड का उड्डयन काल कहलाता है। ठीक है। अच्छा, एक बात बताएं
कि भाई कभी आप सोचे कि वहां परिभाषा में जो थोड़ा बहुत हेरफेर हो गया है कि भाई यहाँ पे जो हो सकता है एक आध शब्द इधर उधर हो सकता है भाई कि भाई किसी भी समय में पिंड समतल के प्रक्षेपण बिंदु से उच्चतम बिंदु तक पहुंचकर समतल पर टकराता है, वह पिंड का उड्डयन काल कहलाता है। कहने का मतलब यहां से पिंड चला, उच्चतम बिंदु पे पहुंचा, पहुंचने के बाद में यहाँ पे टकराया, तो यहां से यहां तक जाने में और यहां तक आने में जो टोटल समय लग रहा है वो क्या कहलाएगा, उसका उड्डयन काल। अब देखो इसमें कंडीशन क्या आएगी कि भाई मान लिया जाए पिंड जो है टी समय में तो यहां तक पहुंचेगा और टी समय में क्या होगा, वापस आएगा, तो उड्डयन काल जो होगा हमारा कैपिटल टी वो 2t के बराबर हो जाएगा। देखो यहां पे लिख लेंगे कि माना पिंड स्मॉल टी समय में बिंदु P पर पहुंचता है। कितने समय पहुंच रहा है भाई, स्मॉल टी समय पहुंच रहा है, तो सूत्र बराबर देखिए कौन से लगाते हैं भाई हम, B बराबर U माइनस GT से। तो V की जगह भाई हमारे पास क्या है, बहुत बाद वेग हो गया, फिर हमारे पास कितना आएगा भाई, हमारे पास ये आया लो V वाई। U की जगह कितना रखते हैं भाई, ये आ गया हमारे पास U वाई माइनस G और ये हो गया T। अब देखो जब B बराबर बेटा हम यहाँ पे डाल रहे हैं, हमने इसका ऊर्ध्वाधर घटक तो ले लिया, तो इसकी आवश्यकता नहीं है। देखो कितना आ जाएगा फिर हमारे पास कि भाई V इक्वल टू हो गया U वाई हो जाएगा U साइन थीटा माइनस ये कितना है भाई हमारे पास GT। अब ऊर्ध्वाधर में गति हो रही, लो इसकी जगह भी रखी लो। अब यहां पे लिख लेंगे भाई इस उच्चतम बिंदु पे वेग कितना आएगा, यहां पे डाल देंगे कि परंतु बेटा हमारे पास जो V वाई होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के, कि ऊर्ध्वाधर में और बिंदु P से ऊपर हम जा नहीं सकते, तभी तो हम उधर जाने स्टार्ट हो गया। तो ये आ गया 0 और U साइन थीटा माइनस हो गया GT। देखो यहाँ पे अगर G2 को इधर ले आए हम तो GT बराबर हो जाएगा U साइन थीटा के। अगर T का मान निकालें तो U साइन थीटा बटे आ गया G। अब हमें निकालना है क्या है भाई, हमें निकालना है उड्डयन काल। जब उड्डयन काल निकालना है तो देखो यहीं लिख देते हैं भाई उड्डयन काल। तो उड्डयन काल जो होगा वो कहलाएगा T, और T जो हो जाता है वो किसके बराबर होगा, 2 इंटू स्मॉल टी, क्योंकि भाई T समय जाने में लगा और T है लगा आने में, तो T बराबर हो जाएगा 2U साइन थीटा बटे आ गया G। ये आ जाता है इसके लिए फॉर्मूला। ठीक है, ये तो मिल गया हमें उड्डयन काल। अब इसके बाद में आ जाता है हमारा प्रक्षेप्य की परास और प्रक्षेप्य का ऊंचाई। अब प्रक्षेप्य की परास और प्रक्षेप्य की ऊंचाई आपने वो 2 टॉपिक करे होंगे, वहां से आपको मिल जाएगा। उड्डयन काल जो है उसमें जो है मैंने कराया नहीं था आपको, तो इसलिए यहाँ पे मैंने करा दिया है। अगर उसे भी करना चाह रहे तो देख लो भैया, उसे ही बता देते हैं। उड्डयन काल मिल गया है आपको। अब उड्डयन काल के बाद में आ जाता है प्रक्षेप्य की ऊंचाई। देखो प्रक्षेप्य की ऊंचाई। अब जब प्रक्षेप्य की ऊंचाई निकालेंगे, अब प्रक्षेप्य की ऊंचाई की परिभाषा देख लीजिए कि पिंड के पथ के उच्चतम बिंदु को, देखो पिंड के पथ के उच्चतम बिंदु को प्रक्षेप्य की ऊंचाई कहते हैं। देखो कहने का मतलब हमारा क्या है कि भाई यहां से लेके क्षैतिज से लेके यहां तक बिंदु P तक, इससे और ऊपर तो नहीं जा सकते हम,
कि भाई पिंड के पथ के उच्चतम बिंदु को, भाई यहाँ पे उच्चतम बिंदु हो गया, इसे ही हम क्या कहेंगे, प्रक्षेपी की ऊंचाई। और प्रक्षेपी की ऊंचाई क्या है भाई हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास है h। अब देखो इसे प्रक्षेपी की ऊंचाई लो h कहते हैं, ऐसे प्रदर्शित करना है। अब देखो सूत्र जो है हम कौन सा वाला यूज करना है, सूत्र हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस के 2gh से, तभी तो बेटा हमारा h मिलेगा। अब देखो यहाँ पे डाला हमने कि बी वाई का स्क्वायर और ये हो जाएगा यू वाई का, या यू स्क्वायर वाई लिख दो, माइनस के 2g। भाई आपको पता है उच्चतम बिंदु वेग कितना होगा, 0। यू वाई की जगह डालेंगे तो यू स्क्वायर और हो गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 2gh, इसे रख लिया 2gh को, तो 2gh इक्वल टू हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम अगर h निकालें तो फार्मूला आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे आ गया 2g। लो ये निकल के आ गई हमारी प्रक्षेपी की ऊंचाई। अब इसके बाद में तीसरा वाला जो टॉपिक है वो क्या है भाई, प्रक्षेपी की परास। चलो परास भी देख लो भाई। परास क्या है कि परास है बेटा इस मूल बिंदु से लेके ओ से लेके कहां तक की डिस्टेंस, क्यू तक की डिस्टेंस, कि भाई ओ से लेके क्यू तक की डिस्टेंस क्या है, वो हमारी आर, कि भाई पिंड ने जितनी भी क्षैतिज दूरी तय करी है कितने समय में, कि एक उड्डयन काल के समय में, मतलब एक उड्डयन काल में तय की गई क्षैतिज दूरी को प्रक्षेपी क्या कह देते हैं, हम परास कहते हैं। देखो कि यहाँ पे जो है प्रक्षेपी की परास कितनी आ जाएगी भाई, यह है प्रक्षेपी की परास। लिख लो यहां पे कि भाई उड्डयन काल के दौरान तय की गई क्षैतिज दूरी को पिंड की क्या कहेंगे, परास कहेंगे। पिंड की परास क्या कह देते हैं, आर कहते हैं। ठीक है, तो देखिए भाई यहाँ पे फार्मूला अगर डालें हम कि क्षैतिज परास या क्षैतिज दूरी बराबर आ जाता है क्षैतिज वेग गुणा उड्डयन काल। भाई क्षैतिज वेग गुणा समय से परास कितना हो गया, क्षैतिज वेग कितना है, क्षैतिज वेग होता है यू कॉस थीटा। उड्डयन काल कितना है भाई आपके पास, उड्डयन काल है टी, और टी बराबर कितना आया था हमारे पास 2u साइन थीटा बटे था जी, यू की उससे गुणा कर दो तो हो गया भाई हमारे पास कितना यू स्क्वायर, और ये आ गया 2 साइन थीटा और कॉस थीटा बटे में कितना आ जाएगा जी, तो r बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी। लो जी बेटा ये आ गया आपका निकल के उड्डयन का। ठीक है, सारी बात समझ में आ गई होंगी। अब ये जो है भाई परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे समझ लो आपका जो है या तो ये टॉपिक किया जाएगा पूरा या फिर इसके ऊपर सवाल, ये जो है आना है तो आना है, 100% आता है। ठीक है।